आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, असनसेन बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज और लेबोरेटरी सोशियोलॉजी ग्रुप के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा मुझे एक टॉपिक दिया गया था। आज का मेरा विषय है भारतीय समाज में महिलाएं। वैसे तो ये विषय अपने आप में बहुत विस्तृत है, लेकिन समय सीमा के अंदर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगी। महिलाएं वर्षों से जुल्म और शोषण का शिकार हो रही हैं, जिस कारण महिलाओं ने इसे स्वीकार कर लिया है। समाज में जब किसी प्रथा, शोषण, अत्याचार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे सामाजिक वैधता भी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जिस समाज में महिलाएं रह रही हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है और इसीलिए वे मानसिक रूप से गुलामी का भी जीवन जी रही हैं। आज सन 2020 में फिल्म थप्पड़ इस मानसिकता को बहुत बेहतर तरीके से व्यक्त करती दिखाई दे रही है। पुरुष को महसूस ही नहीं हो रहा है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि वह तो बचपन से ऐसा ही तो देख रहा है। उसने अलग क्या किया? धर्म ग्रंथों को मानव के लिए नियामक संस्था माना जाता है। उनमें भी स्त्रियों के लिए निंदनीय शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 109 की चौपाई, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। अर्थात यद्यपि स्त्री होने के कारण मुझे रामकथा जानने का अधिकार नहीं है, तथापि मन वचन कर्म से मैं तुम्हारी दासी हूं, इसलिए सुनाइए। यहाँ दासी क्यों? मैत्री भाव क्यों नहीं? आप कह सकते हैं शिव अर्थात पुरुष ने तो नहीं कहा, पर कहीं ना कहीं पार्वती अर्थात स्त्री के अवचेतन मन से निकले हैं ये शब्द। बालकांड में दोहा नंबर 210 के दूसरे छंद की तीसरी चौपाई देखिए। जब माता अहिल्या के संदर्भ में ये छंद कहा गया है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रिपुजन सुखदाई। इसका अर्थ है मैं अपवित्र नारी इंद्र वृषक कृत्य से नहीं, बल्कि सहज ही अपवित्र हूं। अब ये बातें स्त्रियों के मन में बैठी हुई हैं। अब मनुस्मृति में भी स्त्री को सदा से ही पुरुष के आश्रय में रहने वाली ही बताया गया है। वो बालिका हो, युवा हो या वृद्धा हो। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्र न स्त्री स्वातंत्र अहरति। कहीं पर भी वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है। कबीरदास जी का भी एक उदाहरण देख लीजिए। नारी कुंड नरक बिरला था मैं बाग, कोई साधु जन उबरे सब जग मुँह लाग। अब इन्होंने तो कबीर वांग्मय में दिया है, अब इन्होंने तो नारी को पूरा नरक का कुंड ही बता दिया। कोई बिरला ही है जो उससे उबर पाएगा, नहीं तो सारा जग उसी में मरने को तैयार है। अब ऐसे प्रसंग आपको भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुतायत से मिल जाएंगे। ये वही देश है जहां पर ये भी है कि यत नारे से पूजते रमनते तत्र देवता। लेकिन बहुत सारे श्लोक ऐसे भी मिल रहे हैं, उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे ही पुरुषों ने अपनी सत्ता स्थापित की। इसमें सामाजिक परंपराओं ने भी बराबर का योगदान दिया। पुरुषों ने अपनी सुविधा अनुसार धर्म, नियम, आदर्श स्थापित किए, लेकिन स्वयं को निष्पाप और उद्धानक बताना नहीं भूले हुए। इसलिए वर्षों से केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से दबी रही स्त्रियां। हड़प्पा के मकानों का लगभग उसमें खिड़कियां नहीं दिखाई देती हैं, जैसा कि उदाहरण से मिला है। अगर खिड़की है भी तो इतनी सकरी कि बाहर से अंदर कोई नहीं देख सकता। मकान है, उनके निकास गलियों में है, मुख्य मार्ग में नहीं है। कुछ मकानों में प्रांगण है जो बाद के अंतःपुरों की याद दिलाते हैं। इनसे भी पर्दा प्रथा के अस्तित्व की सूचना मिलती है। ये भगवान सिंह की किताब हड़प्पा की सभ्यता और वैदिक साहित्य में बताया गया है। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदला। आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ तो मानव समाज के केंद्र में आया। शुरू में मानव पुरुषों और पुरुषों में भी अभिजनों तक ही सीमित था। अमेरिकी क्रांति में घोषित किया गया, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी लोग जन्मतः बराबर हैं। पर यहाँ मैन में विमेन और अश्वेत मैन शामिल नहीं थे। फ्रांसीसी क्रांति में भी स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समानता की बात कही गई, लेकिन इसमें भी नारियां शामिल नहीं थीं। यह स्थिति थी तथाकथित जनतांत्रिक देशों में अग्रणी समाजों की। भारत ने महिलाओं को मतदान का अधिकार तो पहले दे दिया था, लेकिन स्वतंत्रता और समानता की जंग अभी भी जारी है। उसके लिए महिलाएं लगातार प्रयास कर रही हैं।
पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में उन स्त्रियों को अच्छा माना जाता है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। एरिक फ्रॉम का यह कथन कि स्त्री की दुनिया में पराधीनताओं के इतने स्तर हैं और इतनी शक्लों में आते हैं नई नई कि उनमें स्वतंत्रता की बात करना भी जोखिम भरा लगता है। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर के शब्दों में बात करें तो पुरुष अपने पद और प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर नारी को सदैव अपमानित और उत्पीड़ित करता रहा है। इन शब्दों से इन महिलाओं की स्थिति स्पष्ट होती है। देश आज़ाद हुआ तो सोचा गया कि कुछ अंतर पड़ेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। कानूनी तौर पर सशक्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, उनके हितों को ध्यान में रखकर नए कानून भी बनाए गए, लेकिन जैसे जैसे कानून बनते गए वैसे वैसे उनके प्रति जघन्य अपराध भी बढ़ते चले गए। जो बदलाव आना चाहिए था वैसा दिखाई नहीं दिया। उसका प्रमुख कारण है पुरुष प्रधान मानसिकता का होना, जो महिलाओं को दोयम दर्जे का ही नागरिक स्वीकार करता है। समय एक जैसा नहीं रहता है। 19वीं शताब्दी में भी नारियों की आवाज़ें उठने लगीं। 20वीं सदी तक आते आते नारी मुक्ति के संदर्भ में कई महिलाओं का योगदान आता है सामने, लेकिन मुख्य रूप से अगर दो नाम लेते हैं कि फ्रांस की सिमोन द बोवार और रूस की अलेक्जेंड्रा कोलंताई, इन दोनों ने नारी जाति को हर तरह से मुक्त करने के बहुत प्रयास किए और ये साबित भी किया कि उसे गौड़ समझा जाता है जबकि वो द्वितीयक नहीं है। ये बात अलग है कि उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आईं। प्राकृतिक रूप से नारी पुरुष से अधिक सामाजिक होती है, आसानी से संवाद भी स्थापित कर लेती है। कहा भी गया है बेटियां घर में संगीत की तरह होती हैं, औरों के प्रति, मोहल्ले समाज के प्रति सहज सरोकार भी रखती हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं है कि शिक्षित रूप में एक पिता से अधिक शिक्षित माँ कारगर साबित होती है। आज के सामाजिक माहौल में पुरुष नेतृत्व ने जनता का भरोसा खोया, लेकिन महिलाओं ने अपेक्षित अधिक विश्वसनीय और भरोसेमंद स्वयं को साबित किया। महात्मा गांधी ने भी कहा था, स्त्री पुरुष की सहधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है, गुलाम नहीं। इसलिए घर के निर्माण से लेकर राष्ट्र के निर्माण में वह केंद्रीय भूमिका निभाती है। जॉर्ज हर्बर्ट के अनुसार एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 1971 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में पहली बार स्टेट्स ऑफ वुमेन का गठन किया गया। कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में महिलाओं के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व हमारी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं। आज के समय में वास्तविकता कुछ और है, मान्यताएं और परंपराएं कुछ और कहती हैं। यही से टकराहट शुरू होती है।